Hello student, this is chapter 2nd of history, nationalism in India. We will discuss here the another topic of this chapter, the Salt March and the Civil Disobedience Movement. Mahatma Gandhi found in salt a powerful symbol that could unite the nation. On 31st January 1930, he sent a letter to Viceroy Irwin stating 11 demands. हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरीके से महात्मा गांधी कुछ ऐसा ढूंढ रहे थे, कोई ऐसा मौका और कोई ऐसी चीज़ ढूंढ रहे थे जिससे वो आम जनता को या ज़रूरत की ऐसी किसी चीज़ को सबसे जोड़ सकें ताकि आम जनता भी उस आंदोलन से जुड़ी हुई महसूस कर सके। तो इसी के लिए उन्होंने एक ऐसा पावरफुल सिंबल ढूंढा जो कि नमक था। नमक हर व्यक्ति की ज़रूरत थी, चाहे वो अमीर था या गरीब था, और नमक पर टैक्स लगाया हुआ था, गवर्नमेंट ने उस समय टैक्स लगा दिया था, तो जिसके कारण गांधी जी ने इसको एक सिंबल बना लिया, अपना हथियार बना लिया कि नमक पे से टैक्स हटाना चाहिए। उन्होंने 31 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन को, जो वाइसरॉय इरविन थे, उनको एक लेटर भेजा जिसमें उन्होंने 11 डिमांड्स रखी थी। सम ऑफ दीज वर ऑफ जनरल इंटरेस्ट, कुछ उसमें से सामान्य हित की थी, यानी कि जनता के हित के बारे में उसमें कुछ लिखा, कुछ डिमांड्स ऐसी रखी। अदर्स वर स्पेसिफिक डिमांड्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस, कुछ उसमें से स्पेशल किसी खास वर्ग से जुड़ी हुई थी। फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट टू पीजेंट, इनमें किसान से लेकर व्यापारी या इंडस्ट्रियलिस्ट जो उद्योगपति थे उन सभी तक की डिमांड रखी गई थी। इन डिमांड्स के साथ एक डिमांड नमक पे से टैक्स हटाने की भी थी। द आइडिया वॉज टू मेक द डिमांड्स wide ranging so that all classes within Indian society could unify with them and everyone could be brought together in a united campaign. अब ये आइडिया जो था वो उन्होंने इसलिए रखा क्योंकि इन 11 डिमांड्स में सभी लोगों की डिमांड्स को उसमें शामिल किया गया था, और ताकि सभी लोग इस आंदोलन से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर सकें। द मोस्ट स्टीयरिंग ऑफ ऑल वॉज द डिमांड ऑफ एबलिश द सॉल्ट टैक्स। इनमें से जो सबसे मुख्य डिमांड थी वो सब नमक पैसे का टैक्स हटाने की थी। सॉल्ट वॉज समथिंग कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड पुअर अलाइक एंड इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम ऑफ फूड। नमक, जैसा कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये अमीर गरीब सभी लोगों के जीवन का हिस्सा था, इसलिए उन्होंने नमक को भी उन डिमांड्स का, उस एक अल्टीमेटम का एक वो बना लिया, उन्होंने हिस्सा बनाया और सरकार से डिमांड की कि ये एक ज़रूरत की चीज़ है और इस पर से टैक्स हटा लिया जाना चाहिए क्योंकि ये सभी के भोजन का एक मुख्य हिस्सा है। द टैक्स ऑन सॉल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड रिवील्ड द मोस्ट ऑपरेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल। महात्मा गांधी ने इस लेटर में नमक पर से टैक्स हटाने की जो डिमांड रखी थी उससे ये जाहिर होता था कि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है किसी भी हद तक जा सकती थी अपना टैक्स कलेक्शन के लिए, क्योंकि नमक जो कि एक आम जो गरीब से गरीब आदमी की ज़रूरत है, डेली नीड का एक ऐसी गुड्स है, उस आइटम पर भी उन्होंने टैक्स लगाया हुआ था। और केवल नमक बनाने का अधिकार भी गवर्नमेंट के पास था, कोई दूसरा प्राइवेट कंपनी या कोई भी व्यक्ति नमक नहीं बनाकर बेच सकता था। महात्मा गांधीज लेटर वॉज इन अ वे एन अल्टीमेटम, महात्मा गांधी ने ये लेटर जो भेजा था वो वास्तव में सरकार के लिए एक अल्टीमेटम था, एक चेतावनी थी। इफ़ द डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड बाय 11 मार्च, द लेटर स्टेटेड द कांग्रेस वुड लॉन्च ए सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन। इस लेटर में साफ साफ लिखा था कि अगर 11 मार्च तक कांग्रेस की ये सारी डिमांड्स पूरी नहीं होती हैं, गांधी जी की डिमांड्स पूरी नहीं होती हैं, तो कांग्रेस जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाएगी, एक बड़ा आंदोलन चलाएगी जिसमें वो कानून तोड़ने के लिए लोगों को उकसाएगी। इरविन वॉज अनविलिंग टू नेगोशिएट, इरविन जो थे वो किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहते थे। सो महात्मा गांधी स्टार्टेड his famous salt march accompanied by 78 of his trusted volunteers. The march was over 240 miles from Gandhiji's ashram in Sabarmati to Gujarati coastal town of Dandi. अब
जब क्योंकि लॉर्ड इरविन ने इस अल्टीमेटम को सीरियस नहीं लिया, क्योंकि वो किसी तरह से समझौता नहीं करना चाहते थे, तो गांधी जी ने अपना जो वादा था उसको पूरा किया और 11 मार्च के बाद उन्होंने यात्रा शुरू की। गांधी जी ने यात्रा अपने साबरमती आश्रम से शुरू की थी और गुजराती तट पर एक टाउन था, एक कस्बा था दांडी, जहाँ पर नमक बनाया जाता था। तो उन्होंने 78 लोगों के साथ मिलकर ये यात्रा शुरू की और 240 मील वो पैदल चलकर आश्रम से गुजरात के उस दांडी क्षेत्र में पहुँचे। द वॉलंटियर्स वॉकड फॉर 24 days अबाउट 10 miles a day। ये जो वॉलंटियर्स, उनके साथ जो सहयोगी गए थे, वो लोग सब गांधी जी के साथ चले और 24 दिनों तक उन्होंने प्रतिदिन यात्रा की, पैदल यात्रा की और 10 मील वो एक दिन में कवर अप करते थे। इस तरह से वो अंत में वहाँ पर पहुँचे। थाउजेंड्स केम टू हियर महात्मा गांधी वेयर एवर ही स्टॉप्ड एंड ही टोल्ड देम what he meant by Swaraj and asked them to peacefully defy the British। जहाँ भी गांधी जी रुके वहाँ पर गांधी जी की बातें सुनने के लिए हज़ारों लोग उमड़ कर आने लगे और उन्होंने इन सभाओं में बताया कि गांधी जी के लिए स्वराज का मतलब क्या है और उन्होंने लोगों को ये समझाया कि किस तरह से उन्हें शांतिपूर्वक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध करना है। On 6 April, he reached Dandi and ceremonially violated the law manufacturing salt by boiling sea water। 6 अप्रैल को वहाँ पर पहुँचे गांधी जी दांडी में और वहाँ पर उन्होंने अपने जो प्रोग्राम था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कानून तोड़ा, नमक कानून तोड़ा। उन्होंने जो समुद्र का पानी था उसको उबाल कर उससे नमक बनाया और इस तरीके से उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी, यानी कि शांतिपूर्वक तरीके से कानूनों को तोड़ना। हाउ वॉज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब यहाँ ये क्वेश्चन उठता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से कैसे भिन्न था, उनमें क्या डिफरेंस था। पीपल वर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज़ कोऑपरेशन बट ऑल्सो विद द ब्रिटिश एज दे हैड डन इन 1921-22 बट ऑल्सो टू ब्रेक कॉलोनियल लॉज। जो 1921-22 में जो आंदोलन चलाया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसमें केवल सरकार का सहयोग नहीं करना था। मेन मकसद क्या था कि सरकार का सहयोग नहीं करना, लेकिन यहाँ पर दोनों ही इकट्ठे थे कि सरकार का सहयोग भी नहीं करना है और साथ में कानून भी तोड़ने हैं। उस समय कानून तोड़ने के बारे में कुछ डिसीजन नहीं लिया गया था, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी सबसे पहले यही रखा गया कि सरकार का सहयोग भी नहीं करना और कानूनों को, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो कानून हैं उनको शांतिपूर्वक तरीके से तोड़ना है। थाउजेंड्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री ब्रोक द सॉल्ट लॉ, मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज। अब गांधी जी के कानून के तोड़ते ही हज़ारों लोगों ने देश भर में नमक कानून को तोड़ दिया और जगह जगह पर नमक बनाकर सरकारी जो नमक की फैक्ट्रियाँ थी उनके सामने प्रदर्शन किए गए। एज द मूवमेंट स्प्रेड, फॉरेन क्लॉथ वॉज बायकॉटेड, लिक्वायर शॉप्स वर पिकेटेड, peasants refused to pay revenue and चौकीदारी टैक्स, village officials resigned and in many places forest people violated forest laws, going into reserve forest to collect wood and graze cattle। अब ये जो आंदोलन था वो भी बड़े स्तर पर फैल गया और जो लोग थे उन्होंने नमक कानून के साथ साथ और अन्य कानून भी तोड़ने शुरू किए। किसानों ने टैक्स देने से मना कर दिया, शराब की दुकानें बंद कर दी गई, विदेशी कपड़े का बहिष्कार किया गया और किसानों ने चौकीदारी और जो रेवेन्यू टैक्स था वो दोनों ही देने से मना कर दिया। गांव में जो अधिकारी लगाए हुए थे उन्होंने अपने जो पद थे उससे रिज़ाइन दे दिया और जो जंगलों के एरिए थे, जो फॉरेस्ट एरिया था, वहाँ पर आसपास रहने वाले लोगों ने भी कानूनों को तोड़ा क्योंकि उन पर पाबंदियाँ लगी हुई थी, जंगलों में जाने से उन्हें रोका गया था। अब उन्होंने कानून को तोड़ते हुए जंगलों में जाना शुरू कर दिया अपने पशुओं को चराने के लिए और लकड़ी वगैरह कलेक्ट करने के लिए।
Worried by the developments and the colonial government began arresting the Congress leader one by one. अब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि आंदोलन जो है बढ़ता जा रहा है तो उन्होंने धीरे धीरे करके कांग्रेस के लीडर्स को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया. दिस लेड टू वायलेंट क्लैशेस इन मैनी प्लेसेस. जब इन लीडर्स को गिरफ्तार किया गया तो कई जगह पर हिंसक घटनाएं हो गई. व्हेन अब्दुल गफ्फार खान, ए डिवोट disciple of Mahatma Gandhi, was arrested in April 1930, angry crowds demonstrated in the streets of Peshawar, facing armored cars and पुलिस फायरिंग. जैसे ही अब्दुल गफ्फार खान, जो कि गांधी जी के एक बहुत ही अच्छे शिष्य थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया 1930 में पेशावर में. तो पेशावर के लोग जो है गलियों में उतर आए और उन्होंने जो सरकारी गाड़ियाँ थी या पुलिस की गाड़ियाँ थी उनके सामने प्रदर्शन करने शुरू कर दिए, जिसमें ओपन फायरिंग कर दी गई और जो है बहुत सारे लोग मारे गए. मैनी वर किल्ड ए मंथ लेटर व्हेन महात्मा गांधी हिमसेल्फ was arrested. Industrial workers in Sholapur attacked police posts, municipal buildings, law courts and railway stations, all structures that symbolized British rule. A frightened government responded with a policy of brutal repression. Peaceful satyagrahis were attacked, women and children were beaten, and about 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड. इस एक महीने बाद महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया, जिसके बाद जो इंडस्ट्रियल वर्कर थे शोलापुर के, उन्होंने पुलिस चौकियों पर आक्रमण करने शुरू कर दिए, म्यूनसिपल बिल्डिंग पर आक्रमण करने शुरू कर दिए. लोग जो कोर्ट्स थे, रेलवे स्टेशन थे, उन सबको ब्रिटिश शासन का सिंबल मानते हुए, उसका एक प्रतीक मानते हुए उन पर आक्रमण करने शुरू कर दिए. और इस तरह से सरकार जो है काफ़ी भयभीत हो चुकी थी और उन्होंने आंदोलनकारियों पर ब्रूटल मतलब पाशविक अत्याचार करने शुरू कर दिए. उन्होंने मारपीट की बिल्कुल बुरी तरह से, और जो शांतिपूर्वक सत्याग्रही जो आंदोलन कर रहे थे, जैसा कि गांधी जी ने कहा था कि शांतिपूर्वक विरोध करना है, तो इस तरह से शांतिपूर्वक विरोध करने वाले सत्याग्रहियों पर भी आक्रमण किए गए. बच्चों और महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया, उनको भी बुरी तरह से मारा पीटा गया. लगभग 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया गया. In such a situation, Mahatma Gandhi once again decided to call off the movement and entered into a pact with Irwin on 5 March 1931. इस तरह की कंडीशन जो है वो बढ़ती जा रही थी, हिंसक घटनाएं बढ़ती जा रही थी, तो गांधी जी को फिर से मजबूर होकर इस आंदोलन को ख़त्म करना पड़ा और उन्होंने 5 मार्च 1931 को इरविन से, जो लॉर्ड इरविन थे, उनसे समझौता कर लिया. बाय दिस गांधी इरविन पैक्ट, गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. इस जो समझौते के तहत गांधी इरविन समझौता इसको कहा जाता है, और ये 5 मार्च 1931 को हुआ था. इस समझौते के तहत गांधी जी को मना लिया गया कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे. द कांग्रेस हैड बायकॉटेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि जो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था. अब जो दूसरा जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाला था लंदन में, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट करने के लिए वो सहमत हो गए. एंड द गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर, और बदले में सरकार ने राजनीतिक जो कैदी थे, यानी कि जो लीडर्स थे कांग्रेस के, उनको छोड़ने का वादा किया. इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस, बट नेगोशिएशंस ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड. दिसंबर 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई लंदन में. गांधी जी वहाँ देश की तरफ से प्रतिनिधि बनकर गए, सिंगल अकेले गए थे. वहाँ पर उन्हें ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली, ऐसी कोई बात उनकी नहीं मांगी गई. जो उनसे समझौता हुआ था उसके तहत उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी किसी बात को स्वीकार नहीं किया, और इसके कारण गांधी जी को डिसअपॉइंट होकर लौटना पड़ा, यानी कि वो बहुत निराश हुए और वापस भारत आ गए. Back in India, he discovered that the government had begun a new cycle of repression. जैसे ही वो भारत पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सरकार जो है फिर से रिप्रेशन या शोषण की नीति अपनाए हुए है, और
उन्होंने जो क्रांतिकारी ये सत्याग्रही थे उन पर फिर से अत्याचार करने शुरू कर दिए। गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही जेल में थे। द कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल, कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया गया, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। एंड ए सीरीज ऑफ मेजर्स हैड बीन इम्पोज टू प्रिवेंट मीटिंग, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड बायकाट्स। किसी भी तरह की कोई सभा, प्रदर्शन या बायकाट्स पर रोक लगा दी गई। विद ग्रेट एप्रीहेंशन महात्मा गांधी रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इतने जो परेशानियों को देखते हुए वो बहुत ज़्यादा निराश हुए और उन्होंने वापस दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की घोषणा कर दी। फॉर ए ईयर द मूवमेंट कंटिन्यूड बट बाय 1934 इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम। 1933 में 1900 जैसे ही गांधी जी वापस आए थे उन्होंने स्टार्ट किया था इसको 1932 में, लेकिन 1934 में धीरे धीरे 1 साल 1.5 साल बाद ये आंदोलन जो है वो उसकी लोकप्रियता ख़त्म हो गई, क्योंकि ऑलरेडी जिस समय ये आंदोलन पीक पर था, फर्स्ट टाइम जो 1931 में इसको स्टार्ट किया गया था, तो उस समय इस आंदोलन को काफ़ी सफलता मिली थी। लेकिन जैसे ही गांधी जी ने वो ख़त्म किया था तो लोगों में निराशा की भावना जागृत हो गई कि लोग ये समझने लगे कि जो लास्ट में कोई डिसीज़न नहीं हो पाया था और बिना किसी डिसीज़न के जब आंदोलन समाप्त किया गया तो उससे लोग निराश थे और गांधी जी से नाराज़ भी थे, जिसके कारण उन्होंने सेकेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया और धीरे धीरे लोगों ने इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप लर्निंग।